नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का भाग 4 देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तनांक, जो कि सभी 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन अपवर्तनांक से बनता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हम एक कांच का बॉक्स लेते हैं। ये कांच का बॉक्स ले लिया और इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण आपतित हुई। तो प्रकाश की किरण वायु से किस में आ रही है? कांच में आ रही है। किस में आ रही है? कांच में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि वायु के कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वायु विरल माध्यम है, जबकि कांच के कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए कांच एक सघन माध्यम है। अर्थात प्रकाश की किरण यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो ये प्रकाश किरण आपतित हुई, इसका पथ ये था, इसको जाना इधर था, लेकिन जो ये कांच में प्रवेश करी और इसका पथ परिवर्तित हो गया और ये किरण इधर मुड़ गई, फिर यहाँ से ये वापस इधर मुड़ गई। तो दोस्तों, ये किरण है, इसका पथ विचलित हो गया, ये अपने पथ से विचलित हो गई। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। दोस्तों, परीक्षा में एक अंक की परिभाषा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं पूछा जा सकता है। अब अपवर्तन के कारण कुछ घटनाएं होती है दैनिक जीवन में। देखिए इसके उदाहरण। तालाब की तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होना। जब हम तालाब को थोड़ा तिरछा होकर देखते हैं तो उसकी जो तल है वो अपने को ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। आधी पेंसिल को अपन पानी में रख दे, आधी को बाहर रख दे, तो पेंसिल का अंदर वाला जो भाग है वो अपने को मुड़ा हुआ दिखाई देगा। पानी में रखा नींबू साइड में से देखने पर बड़ा प्रतीत होता है। पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो क्वेश्चन आता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हम एक कांच का स्लेब लेंगे। कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? इसे एक कांच के स्लेब के माध्यम से समझाइए। तो यहाँ हम एक कांच का बॉक्स लेंगे ABCD। ये हमने ABCD एक कांच का बॉक्स ले लिया और इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है E यहाँ एक प्रकाश की किरण है, ये आपतित हो रही है। E अभी वायु अर्थात विरल माध्यम से आ रही है और किस में आ रही है? कांच में। कांच जो कि क्या? सघन माध्यम है। अर्थात प्रकाश की जो किरण E है ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। जब प्रकाश की किरण E कांच के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जैसे देखिए, ये प्रकाश की किरण E है, इसका पथ ये था, इसको जाना इधर था, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो गई और इसका पथ ये हो गया O डैश। इसलिए हम O डैश को कहेंगे अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण, क्योंकि ये यहाँ से अपवर्तित हुई है, इसलिए O डैश को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। चलो, अब यहाँ आ गई O डैश पर। अब O डैश से वापस देखो, अब कांच जो किरण कहाँ जा रही है? कांच से वापस ये विरल माध्यम में जा रही है, अर्थात कांच से ये वापस वायु में जा रही है, अर्थात वापस सघन माध्यम से विरल माध्यम में ये जा रही है। तो अब क्या होगा? सघन में इसकी प्रकाश की गति कम है, लेकिन वापस बाहर विरल में आते ही इसकी गति तेज हो जाएगी, प्रकाश की गति अधिक हो जाएगी। तो ये किरण वापस इस दिशा में मुड़ जाएगी O-H पर। तो हम O-H को निर्गत किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्गत किरण है। तो देखिए यहाँ पे EP एक आपतित किरण है। EP एक आपतित किरण है। देखो EP, ये E और ये P, लेकिन यहाँ जो किरण E है इसने अपना रास्ता परिवर्तित कर लिया, अपवर्तित हो गई किरण O डैश पर, अपवर्तित किरण।
फिर यहाँ से वापस जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो वापस ये इसकी गति तेज हो गई और OH निर्गत किरण बन गई। और हम अब क्या करते हैं, जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो इस प्रकार होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए अब हम क्या करते हैं, भुजा AB पर एक अभिलंब खींचते हैं। ये अभिलंब है N डैश। आपतित किरण E पर एक अभिलंब खींचते हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण है आपतन कोण I1, और इधर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला अपवर्तन कोण है R2। तो अब N डैश AB पर अभिलंब है। इसी प्रकार यहाँ हम नीचे CD भुजा पर एक M डैश अभिलंब खींचेंगे। ये अपनी अपवर्तित किरण है, ये इस पर हमने एक अभिलंब भुजा CD पर M डैश खींचा। तो यहाँ देखो, यहाँ सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, अर्थात प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो यहाँ ये तो हो जाएगा आपतन कोण I2, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण R2। वायु विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो दोस्तों एक बार वापस देखिए, किरण E कांच के स्लेब ABCD भुजा AB पर आपतित होती है और यहाँ किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इसलिए देखो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। लेकिन यहाँ देखो किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सघन में तो इसकी गति कम है और विरल में इसकी गति तेज है, इस कारण ऐसा हो रहा है। देखो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, O डैश अभिलंब की ओर झुक गई किरण। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जो O डैश H निर्गत किरण ही देखो ये अभिलंब से दूर हट गई है। तो इस प्रकार हम कांच के स्लेब से अपवर्तन को समझ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम अपवर्तन के कुछ नियम देखेंगे। देखिए पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो यहाँ आपतित किरण E और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल AB पर स्थित है, एक ही तल AB पर स्थित है। यहाँ पे देखिए दूसरा नियम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, ये परीक्षा में बहुत सी बार आता है, इस बार भी आने की संभावना है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तब आपतन कोण की ज्या अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या इज इक्वल टू स्थिरांक, अर्थात साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, यही स्नेल का नियम है कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अर्थात आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। स्थिरांक का मान दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जो ये स्थिरांक का मान है ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, अर्थात अपना पहला माध्यम वायु था, दूसरा माध्यम कांच था, तो कांच का ये वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को हम और डिटेल से समझते हैं उदाहरण द्वारा। अब हम देखते हैं अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 वायु से माध्यम 2 कांच में प्रवेश कर रही है तो माना कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में तो V1 है और माध्यम 2 में V2 है। देखिए माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 है और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल V2 है। तब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछता है उसके वेग को ऊपर रखेंगे और जिसका पूछ रहा है उसके वेग को नीचे
रखेंगे। तो यहाँ माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष पूछ रहा है, तो 1 के सापेक्ष वाले जो वेग है माध्यम 1 का अपूर्णांक ऊपर रखेंगे, और जिसका पूछ रहा है माध्यम 2 का पूछ रहा है तो माध्यम 2 को हम नीचे रखेंगे। यहाँ यही मेन ध्यान देने योग्य बात है। अर्थात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपूर्णांक पूछ रहा है, तो हम इसे ऐसे कहेंगे, जिसका पूछ रहा है उसको तो रखेंगे नीचे, उसके वेग को तो रखेंगे नीचे, और जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसके वेग को रखेंगे ऊपर। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे n/1 से निरूपित करते हैं। देखो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे n/1, अर्थात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपूर्णांक। माध्यम 2 का जिसका पूछ रहा है उसके वेग को नीचे रखेंगे, और जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसके वेग को ऊपर रखेंगे। अर्थात माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। देखो n/1 अर्थात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को ऊपर रखेंगे और बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो अपने को पता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 थी और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2 है। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/1 = v1/v2। यदि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपूर्णांक पूछ रहा है, तो माध्यम 1 के सापेक्ष पूछ रहा है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल के वेग को ऊपर रखेंगे, और माध्यम 2 का पूछ रहा है तो माध्यम 2 के प्रकाश की चाल को अपन नीचे रखेंगे। दोस्तों बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका पूछ रहा है और किसके सापेक्ष पूछ रहा है। जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसके वेग को तो ऊपर रखेंगे, और जिस माध्यम का पूछ रहा है उस माध्यम के वेग को हम नीचे रखेंगे। बस यही आपको ध्यान रखना है। देखिए माध्यम 1 का अगर माध्यम 1 का पूछ रहा है तो माध्यम 1 के वेग को हम नीचे रखेंगे। माध्यम 2 के सापेक्ष जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसके वेग को हम ऊपर रखेंगे। अपवर्तनांक को n/2 से निरूपित करते हैं। n/2 क्यों? क्योंकि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपने को अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो माध्यम 1 का जिस माध्यम का पूछ रहा है उसके वेग को नीचे रखना है, और जिस माध्यम के सापेक्ष पूछ रहा है माध्यम 2 के सापेक्ष, तो माध्यम 2 के सापेक्ष तो माध्यम 2 के वेग को हम ऊपर रखेंगे। इसे हम n/2 से निरूपित करते हैं। अर्थात n/2 = माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। अर्थात अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 = v2/v1। पहले v1/v2 था, अब v2/v1 है। तो यहाँ यही ध्यान देने योग्य बात है कि जिस माध्यम का पूछ रहा है तो उस माध्यम की चाल तो हम नीचे रखेंगे, और जिस माध्यम के सापेक्ष पूछ रहा है तो उस चाल को हम ऊपर रखेंगे। अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, अर्थात जो माध्यम 1 है वो फिक्स है कि वो वायु है, वायु अर्थात निर्वात, तो माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वापस देखिए, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, अर्थात हमेशा माध्यम 1 निर्वात रहेगा या वायु रहेगी, तब माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। माना कि माध्यम 2 अपना कांच है और माध्यम 1 हो गया वायु, अर्थात कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हम कांच का माध्यम 2 का पूछ रहा है तो माध्यम 2 के वेग को अपन नीचे रखेंगे, अर्थात जो कांच में प्रकाश की चाल है उसको हम नीचे रखेंगे। और वायु के सापेक्ष पूछ रहा है, निर्वात के सापेक्ष तो हम वायु में प्रकाश के वेग को हम ऊपर रखेंगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को हम ऊपर रखेंगे। यदि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल c है वह माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा, अर्थात हम इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक को nm से निरूपित करेंगे। तो दोस्तों माध्यम 2 का, तो 2 का क्या हो गया, प्रकाश की चाल v, माध्यम 1 के सापेक्ष c वायु, अर्थात c/v, अर्थात माध्यम 2 में प्रकाश चाल v और वायु में प्रकाश चाल c। तो माध्यम 2 का
निर्वात के सापेक्ष तो 2 का, तो माध्यम 2 में वेग v है और निर्वात का वेग c है, तो इसे हम Nm इजिकल टू सी अपॉन वी से प्रदर्शित करेंगे। देखिए Nm इजिकल टू वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी है c अपॉन वी, अर्थात निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो गया c अपॉन वी। और वायु में प्रकाश की चाल मैंने पहले ही बता दी थी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये आपको मान याद रखना था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक अंक का छोटा क्वेश्चन बनता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जो माध्यम 2 है उसकी चाल v, जो भी आपको क्वेश्चन में उसमें दे रखा होगा। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। अब दोस्तों कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक आपको याद रखने हैं, परीक्षा में सीधे ही छोटा क्वेश्चन बन सकता है 1 अंक का कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है। तो दोस्तों वायु में अपवर्तनांक क्या है 1.0003, बर्फ इसमें है 1.31, जल का अपवर्तनांक 1.33, केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50, कांच का अपवर्तनांक 1.52, कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक 1.53, रूबी 1.71, हीरा सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है 2.42, खनिज नमक 1.54, तारपीन का अपवर्तनांक 1.47। तो आपको वायु का याद रखना पड़ेगा 1.0003, बर्फ का 1.31, ये भी इम्पोर्टेंट है, जल का 1.33 वेरी इंपॉर्टेंट, जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.52, हीरा सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका, हीरे का है 2.42। तो ये 4-5 मान आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा वह उतना ही प्रकाशिक सघन होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वह माध्यम उतना ही प्रकाशिक सघन होगा, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वह उतना ही विरल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये हमेशा स्थायी रहेगा दोस्तों। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन 2019 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। यहाँ वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, लेकिन अपवर्तनांक अपने को दे रखा है और वायु में प्रकाश की चाल अपने को पता है, तो अपने को कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। अर्थात अपवर्तनांक अपने को दे रखा है 1.50 दे रखा है, वायु में प्रकाश की चाल हमें पता है c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल अपने को ज्ञात करनी है v। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन है। सूत्र हमें को पता है Nm इक्वल टू c अपॉन v, तो अपने को v निकालना है तो v यहाँ आ जाएगा, Nm यहाँ नीचे आ जाएगा, अर्थात c अपॉन Nm। तो c अपना 3 × 10⁸ है और Nm 1.50 अपवर्तनांक अपने को दे रखा है क्वेश्चन में। जब इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ अपने पास v प्रकाश की जो चाल है कांच में वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश की चाल माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है। प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रहा है। यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। यही मेन इंपॉर्टेंट लाइन बनती है इस क्वेश्चन को हल करने की। माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, अर्थात माध्यम 1 का, अर्थात जो माध्यम 1 की जो प्रकाश में चाल है, माध्यम में चाल है वो नीचे लिखेंगे, माध्यम 2 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको हम ऊपर रखेंगे। माध्यम 1 का पूछ रहा है तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल को नीचे लिखेंगे, माध्यम 2 के सापेक्ष पूछ रहा है तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को हम ऊपर लिखेंगे, अर्थात हम v2 अपॉन v1 करेंगे। अर्थात अपना सूत्र क्या हो जाएगा
n1 2 अर्थात माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपूर्णांक बराबर v2 अपॉन v1। v2 अपना 8 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, अपॉन v1 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो जब इसको हल करते हैं तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4, अर्थात माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपूर्णांक कितना हो जाएगा 4। दोस्तों एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपको माध्यम 2 का या माध्यम 1 का जिस माध्यम का पूछ रहा है, माध्यम 2 का पूछ रहा है या 1 का पूछ रहा है, जिस भी माध्यम का पूछ रहा है उस माध्यम का वेग नीचे लिखना है, और जिसके सापेक्ष पूछ रहा है, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उस माध्यम में वेग को ऊपर लिखना है आपको। जैसे माध्यम 1 में v1 चाल है, माध्यम 2 में v2 है, तो माध्यम 1 का तो यहाँ v1 नीचे लिखेंगे, 2 के सापेक्ष तो अपन v2 ऊपर रखेंगे। और यदि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष तो ऐसे लिखेंगे, माध्यम 2 का v2 नीचे, माध्यम 1 के सापेक्ष तो v1 ऊपर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है और एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है दोस्तों।